हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है रसायन शास्त्र के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है, यानी केमिस्ट्री के टॉप 30 प्रश्न। यह इस सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने की संभावना भी है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं? तो यहाँ बोला गया है अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं, ये आपको बताना है अभिक्रिया में। तो वह अभिक्रिया का नाम है संयोजी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में समानता प्रयोग किए जाने वाले तत्व को कहा जाता है? क्या कहा जाता है जो नाभिकीय विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन करने में नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है प्रयोग? तो उस प्रयोग को कहा जाता है यूरेनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु पायल का प्रयोग कहा जाता है? तो यहाँ परमाणु पायल का प्रयोग क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो परमाणु पायल के प्रयोग को नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, यह कैसे होता है ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में तो यह होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो यहाँ परमाणु बम के विकास के बारे में बोला जा रहा है। यह किसने किया? तो ये किया गया है रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और इसी तरह का जो भी मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, साइंस के जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है विज्ञान के सभी पार्ट। उसमें मैंने सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के वीडियो डाल दिए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी उन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी नहीं है? तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं है उस तत्व के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिविटी तत्व है और थोरियम भी रेडियो एक्टिविटी तत्व है और प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिविटी तत्व है, यानी ये तीनों रेडियो एक्टिविटी तत्व हैं। और यहाँ पे जर्कोनियम जो है यह नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो यह जो है भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में बोला गया है, दीर्घकालीन संभावना है। तो यह किस पर है? तो यह है थोरियम पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो बम बनाने में जो है वह सल्फर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिविटी विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है ये पूछा गया है। तो यह बनता है सीसा, यानी लेड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया?
यहाँ पे परमाणु बम का आविष्कार के बारे में पूछा जा रहा है, और वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में जो पूछा गया था परमाणु बम का विकास किसने किया। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये आप याद रखेंगे। तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया गया था यह किया गया था ओटो हन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और परमाणु बम का आविष्कार जो किया गया था वह किया गया था, मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्या था, तो यह था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा। ये आप याद रखेंगे, परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर द्वारा, और परमाणु बम का विकास आविष्कार जो किया गया था वह ओटो हन द्वारा किया गया था। ये आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे आप ये बातें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे कौन सा तत्व रेडियो एक्टिविटी तत्व है ये आपको बोलना है, बताना है। तो उस तत्व का नाम है थोरियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो ये आपको बताना है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है वह वहाँ पे विमंदन के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। यह किस लिए निकाली जाती है ये आपको बताना है। तो यह निकाली जाती है यूरेनियम के लिए, थोरियम के लिए और प्लूटोनियम के लिए, ये तीनों के लिए निकाली जाती है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप है। तो परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप क्या है, तो यह है यूरेनियम 235, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण के बारे में बोला गया है, यह किस प्रकार किया जाता है, तो यह किया जाता है रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ हाइड्रोजन बम के बारे में बोला गया है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है वह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, विघटन नाभिकता का कारण है। तो यहाँ विघटन नाभिकता का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो विघटन नाभिकता का कारण है अस्थायी न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है। तो यहाँ विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु के बारे में बोला गया, यह कहाँ पर एकत्रित होता है, तो यह होता है कैथोड में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, सीसा यानी लेड संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है। तो यह होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है इसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सान्द्रता के कारण क्या होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सान्द्रता के कारण क्या होता है ये बोला गया है, तो यह होता है सुपोषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, पीएच स्केल का परिसर कितना है। यहाँ पीएच स्केल के परिसर के बारे में बोला जा रहा है, यह कितना है, तो यह है 0 से 14, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया है ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पाचन ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, और कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। परंतु पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ जलीय विलयन की अम्लता के लिए कौन सा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो यह परीक्षण का नाम है पीएच मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। घोल है, घोल क्या है ये आपको बताना है। तो घोल जो है वह होता है दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वसन विश्लेषण किस रासायनिक आधार पर किया जाता है? तो यहाँ श्वसन विश्लेषण किस रासायनिक आधार पर किया जाता है? जो व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो उनका श्वसन विश्लेषण जो होता है वह होता है रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। काइनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो यहाँ काइनेटिक्स किसका अध्ययन है ये पूछा गया है। तो इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया की दर, इसका भी अध्ययन काइनेटिक्स ही होता है, और कितनी तेजी से प्रतिक्रिया होता है इसका भी अध्ययन काइनेटिक्स के द्वारा किया जा सकता है। और एक अभिकारक से उत्पादन को शामिल करने के लिए तंत्र और अणुओं का मार्ग, इसका भी काइनेटिक्स से अध्ययन किया जा सकता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को समानता क्या कहा जाता है? तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संक्षारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है ये आपको बताना है। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होती है? तो जल की एंट्रोपी होती है यह घट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान किसका 7 है? तो यह है शुद्ध जल का, ये आप याद रखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, शुष्क सेल की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? तो यहाँ शुष्क सेल की कार्यप्रणाली के बारे में बोला गया, यह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है विद्युत अपघटन पर। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और उम्मीद है कि आपने पिछले सारे वीडियो भी देखे होंगे। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।